कि बद्रीनाथ नहीं, वो बदरुद्दीन शाह हैं। ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, ये मुसलमानों के इसको हवाले कर देना चाहिए इनको। जैसे अभी हमने देखा था कि किसी ने क्लेम कर दिया कि बद्रीनाथ केदारनाथ भी वक्त की प्रॉपर्टी है, काशी मथुरा भी वक्त की प्रॉपर्टी है। कल ही एक न्यूज़ आया कि सर बिहार में शिव मंदिर है बहुत प्राचीन, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड का क्लेम है। वक्फ बोर्ड की भू माफिया नीति की, जिसके जरिए वक्फ बोर्ड सड़क से लेकर बस अड्डे और सरकारी इमारत और यहां तक कि हेरिटेज साइट्स को भी अपनी संपत्ति घोषित कर देता है, क्योंकि न खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सिर्फ सही। कि कैसे दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने अपनी मालिकाना हक दिखाया। और ऐसा मामला आया लखनऊ से, जहां 250 साल पुराने एक शिव मंदिर को कागजों पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति दर्ज कर दिया गया। त्रिची जिले में एक गांव है तिरुचेंतुरई। ऐसा गांव है कि ये पूरा गांव ही वक्फ संपत्ति घोषित हो गया। पूरा गांव वक्फ संपत्ति हो गया। वो गांव वो है जहां हिंदू बड़ी आबादी रहती है, हिंदू बहुल गांव है। A shocking development in Tamil Nadu. The state Waqf board claimed ownership of over 18 Hindu-dominated villages in Trichy district. तो और एक आर्टिकल में पढ़ रहा था जिसमें दिल्ली की 75% लैंड जो वक्फ बोर्ड बोलती है कि हमारी जमीन है, वो ऐसा क्लेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे गुरुजी ने बहुत मेहनत करके दिल्ली में 18 मंदिर हम लोगों ने बनाया, बहुत सारे सेंटर्स हम चला रहे हैं। कल को खुदा न खास्ता कल को कोई आके व्यक्ति कह देता है कि आपका ये जो ईस्ट ऑफ कैलाश का मंदिर है या द्वारका का मंदिर है, रोहिणी का मंदिर है, राजनगर एक्सटेंशन का मंदिर है, हम लोग बहुत मेहनत से वेब सिटी बना रहे हैं, वेब सिटी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो उस समय पर हमें क्या, हमारे पास एज ए कॉमन सिटीजन हमारे पास क्या लॉ, हम क्या कर सकते हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑब्जर्वेशन है दैट वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ। तो अगर एक बार प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है तो उसे कोई नहीं ले सकता। सर जैसे महाराष्ट्र इलेक्शन में हमने देखा, राजस्थान इलेक्शंस में देखा, तो वक्फ बोर्ड के ऊपर बहुत बात की गई। और वक्फ बोर्ड को सर ये जो स्पेशल पावर दी गई है कि जैसे अभी हमने देखा था कि किसी ने क्लेम कर दिया कि बद्रीनाथ केदारनाथ भी वक्त की प्रॉपर्टी है, काशी मथुरा भी वक्त की प्रॉपर्टी है। कल ही एक न्यूज़ आया कि सर बिहार में शिव मंदिर है बहुत प्राचीन, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड का क्लेम है। कर्नाटका में सर हमने न्यूज़ देखा थी कि 2000 साल पुराना मंदिर है, उसको बोल रहे हैं कि दैट इज इस्लामिक प्रॉपर्टी, जबकि इस्लाम इज कमिंग 1400-1500 से हुआ। तो ये सर जो वक्त को स्पेशल पावर दी गई थी, उसमें कई चेंजेस भी हैं, उसके ऊपर भी हम आपसे खुल के बात करेंगे। तो सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो सर अगर एक स्पेसिफिक रिलीजन को हम इतनी ज़्यादा पावर दे रहे हैं तो ये हमारे किस तरीके से संविधान, ये तो संविधान के अगेंस्ट जा रही है बात, और ये वक्फ बोर्ड को स्पेशल पावर देना किस तरीके से संवैधानिक, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो आपने इंसिडेंसेस का जिक्र किया विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स, लॉ पे बात करते हैं, ठीक है। वक्फ बोर्ड अगर आप देखोगे, वक्फ का मतलब होता है कि किसी चीज़ को रोक दिया जाए। मतलब अगर वो प्रॉपर्टी है, अगर वो आगे सेल कर रहे हैं या किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, तो उसे रोक के वो अल्लाह को चैरिटी के रूप में दे दी जाए, जिससे वो प्रॉपर्टी के होल सोल ओनर अल्लाह हो जाते हैं, ठीक है। वक्फ जो शब्द है, इसका जिक्र कहीं भी आपको कुरान शरीफ में नहीं मिलेगा। ये बाद में आपको सब्सिक्वेंट हदीस वगैरह में आपको इसका जिक्र मिलता है। और अगर आप देखोगे तो वक्फ का जो कोडिफाई जो किया था इसका कानून, ये 1923 में ब्रिटिशर्स ने किया। और जब ब्रिटिशर्स इसे कोडिफाई करते हैं तो वहाँ पे कुछ ये जो है सिचुएशंस लाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है तो वो प्रॉपर्टी, जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑब्जर्वेशन है दैट वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ। तो अगर एक बार प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है तो उसे कोई नहीं ले सकता। लेकिन फिर जो है, फिर हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद ये सारी एक सिस्टम जनरेट होता है कि जहाँ पे वक्फ किया जाता है प्रॉपर्टी को। फिर आज़ादी के बाद कोई ऐसा कानून होता नहीं है 1947 के बाद। फिर इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। उस समय की जो एक कम्युनिटी थी मुस्लिम्स की, वो प्रेशर बनाती है सरकार के ऊपर, और 1955 में एक और कानून आता है वक्फ एक्ट। तो उसके बाद फिर चीज़ों को कोडिफाई किया जाता है। वहाँ पे देखिए जो मुख्यतः जो जिससे लोगों को परेशानी है वो इश्यूज़ ये हैं कि जब मान लीजिए कि अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को बोलता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ है, तो ये जो ओनर्स है, ये जिम्मेदारी प्रूव करना कि ये प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है, ये वक्फ बोर्ड के ऊपर नहीं आती है। ये जिम्मेदारी आती है कि जिसकी प्रॉपर्टी को बोला गया है कि ये वक्फ है, वो अप्रूव करे वो प्रॉपर्टी उसकी है। मतलब देखिए, कई बार ऐसी ड्रैकोनियन प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो है ओनर्स ही पूरा बर्डन उस व्यक्ति पर डाल दिया जो आराम से रह रहा था, और उसे बोला गया आप बताइए, अब आप प्रूफ करिए कि ये वक्त है कि नहीं वक्त। और पुराने कानून में एक बदलाव किया गया कि अगर जैसे लिमिटेशन एक्ट है भारत का, उसमें बोला गया है कि अगर 12 वर्ष से अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पे काबिज है और कोई डिस्प्यूट नहीं है,
तो वो उसकी जो है टाइटल क्लेम कर सकता है, उस पर राइट्स क्लेम कर सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको वक्फ जो प्रॉपर्टी है, ये प्रोविजंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे आप अगर देखोगे तो वक्फ का जो पूरा कानून है उसमें बताया गया है कि 30 इयर्स का पहले इनिशियली एक राइडर दिया गया कि 30 साल तक अगर वक्फ चाहे तो क्लेम कर सकता है, कोई प्रॉपर्टी पे काबिज है, 30 साल के बाद नहीं। फिर इसे अनलिमिटेड ड्यूरेशन के लिए बढ़ा दिया गया। और वक्फ में आप देखो, वक्फ कौन सी कम्युनिटी के हित के लिए लाया गया? तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। क्या उसका हित कर रहा है ये? प्रश्न ये भी उठता है। अगर आप देखिए आज के समय लगभग 10,000 से अप्रॉक्सीमेटली 10,000 केसेस जो वक्फ ट्राइब्यूनल में चल रहे हैं, मुस्लिम कंटेस्ट कर रहे हैं। एक जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, काफी इसको कोट किया काफी इसको कोट किया जाता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है कि लगभग जो 5 लाख वक्फ प्रॉपर्टी हैं उनसे जो रेवेन्यू आता है वो अराउंड 163 करोड़ आता है। सिंगापुर में अगर आप देखोगे तो लगभग 200 वक्फ प्रॉपर्टी का रेवेन्यू अराउंड 47-48 करोड़ आता है। अब देखिए 5 लाख प्रॉपर्टी, अगर आप 10% भी लेकर चलोगे तो 12-13 हज़ार करोड़ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरीके से जो है वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक इंसिडेंट ये भी आता है कि जहाँ पे वक्फ की जो ज़मीन है, देखिए आप शराब पीना इस्लाम में हराम है, तो वक्फ प्रॉपर्टी विजय माल्या की कंपनी को दे दी जाती है, उस पर शराब की कंपनी बनती है। तो ये सारे इश्यूज जब हमारे सामने आते हैं तो ये कहीं हमें लगता है कि इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है। और ये ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ये भलाई के लिए है, फॉर अ लार्जर गुड। कि अगर कोई कम्युनिटी के पास इतना, और ये किसी वक्फ बोर्ड के पास इतना प्रॉपर्टी है, आई थिंक भारत में 3-4 स्थान पे आता है तीसरे स्थान पर सर। अभी उनकी अप्रॉक्सीमेट प्रॉपर्टी 9.4 लाख एकर्स ऑफ लैंड। बताइए, इतना संपत्ति है, उसके बाद भी माइनॉरिटी के पास जो है बेसिक चीज़ों का, बेसिक संसाधनों का कमी है। सर सच्चर कमेटी में आपने कोट किया सर, सच्चर कमेटी के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति भारत के दलितों से भी खराब है, अकॉर्डिंग टू सच्चर कमेटी। तो ये जब सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, और उसके बाद ये आता है कि जैसे ही मान लीजिए आपने जिक्र किया, अब जैसे कोई प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि आप सर्वे कीजिए जाके, तो सर्वे ऑफिसर जो वक्फ बोर्ड की तरफ से जाता था उसकी रिपोर्ट पे रिलाई किया जाता था। लेकिन अब जो नए कानून आ रहे हैं उसमें जो सर्वे ऑफिसर होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। और वक्फ जो ट्राइब्यूनल होता था, ट्राइब्यूनल में 3 लोगों का जो पैनल बैठता था, एक जुडिशियल साइड से होता था, एक एग्जीक्यूटिव साइड से होता था, और एक एक्सपर्ट होता था जो मुस्लिम लॉ में होता था। अब जो गवर्नमेंट प्रपोज्ड अमेंडमेंट लेके आ रही है उसमें जो ये मुस्लिम एक्सपर्ट की जगह एक गवर्नमेंट ऑफिसर को बैठाया गया है। और अल्टीमेट पावर जो है, अगर आप देखो बहुत सारी चीज़ों में, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी गई है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी ये जो है कानून जो है इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, गजट में पब्लिश हुआ नहीं है। दिस इज़ अ प्रपोज्ड अमेंडमेंट। अगर सरकार ये करने में कामयाब होती है तो हाँ, बहुत सारे जो लूप होल्स हैं वक्फ के, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोगों को तकलीफ है, मैं ये नहीं कह रहा केवल मेजॉरिटी को, इवन माइनॉरिटी को, वो चीज़ें जो हैं टैकल करी जा सकती हैं। अगर मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो उसी समाज को वक्फ बोर्ड का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। बस कुछ लोग हैं जो, कुछ लोग पॉलिटिकल मोटिव्स के साथ लोगों को बरगलाने की उद्देश्य से बोलते हैं नहीं सरकार गलत कर रही है। लेकिन आप देखोगे तो वास्तविकता में ये जो कम्युनिटी है उसके फ़ायदे के लिए ही है। इस प्रॉपर्टी को जो गरीब तबका है मुस्लिम वर्ग का, उसके इस्तेमाल में लाई जाए। जी, बट सर जिस तरीके से इसको वक्फ बोर्ड को पब्लिश किया जाता है कि ये दीन इस्लाम के ऊपर खतरा है, मैं थोड़ा इसको खुल के बात कर रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ में ऐसा दिखाया जाता है। अभी जैसे जेपीसी ने कमेटी ने रिपोर्ट मांगी थी, तो उसमें जो जगदम्बिका पाल जो बीजेपी के एमपी हैं, ही वॉज लीडिंग दैट कमेटी, तो उनके साथ में जितने अपोजिशन के, फॉर एग्जांपल ए राजा फ्रॉम डीएमके, उन्होंने कहा कि हम इस जो प्रपोज कमेटी के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे एंड वी आर नॉट, हम इसको नहीं मान रहे हैं, दिस इज अटैक ऑन माइनॉरिटीज़, और इस तरीके की बातें की जाती हैं। तो सर सवाल ये उठता है कि एक आम मुसलमान जो है सर, जो पढ़ाई कर रहा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो वक्फ बोर्ड की जो फ़ायदा है वो ऊपर के जो अपर क्लास मुस्लिम है, सैयद पठान, उनके तक ही रह रही है। ग्राउंड पे जो मुसलमान है उसको वक्फ बोर्ड से कुछ नहीं मिल रहा है, उल्टा उसको शोषित किया जा रहा है। तो ये हम क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, हम ये बात हम डाउन लेवल पे क्यों नहीं पहुंचा? ये सुप्रीम कोर्ट तक तो ये बात पहुंचेगी नहीं है। प्रपोज्ड अमेंडमेंट आएगी, जब वो चैलेंज होगी तब इसके बारे में जिक्र होगा। लेकिन जैसे आपने बोला था कि करप्शन के भी बहुत इश्यूज आते हैं वक्फ में। जैसे आप बोल रहे हो ऊपरी तबके को जो है, बहुत ऐसे हैं जो लोग हैं जो वक्फ बोर्ड में टॉप पोजीशंस पे हैं, मुतवल्लीज जो होते हैं वक्फ प्रॉपर्टी के, कई बार देखा गया कि वो प्रॉपर्टीज़ के साथ जो है बहुत करप्शन हो रहा है। किसी को प्रॉपर्टी बेच दी गई, उस पर ऊपर कोई कमर्शियल कंपाउंड बन गया, तो जो नीचे का तबका है उसको कोई खास मदद पहुंच नहीं रही है, वो कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है।
लेकिन जब हम बात करते हैं कि जैसे आपने जिक्र किया इस्लाम पे खतरा है, ये सारी चीज़ें हमें भारत में ही सुनने को मिलती हैं। आप देखिए वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इस्लामिक कंट्रीज़ में इसे हटा दिया गया है। टेक द नेम ऑफ तुर्की इस्तांबुल, वहाँ पे नहीं है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि वहाँ पे समझ रहे हैं कि अगर आप संपत्ति जो है किसी बोर्ड के हाथ में दे रहे हो और अब वहाँ पे आप जो है करप्शन को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो और बहुत सारी जो इश्यूज़ हैं जो इस अल्टीमेट जो वक्फ बोर्ड का पर्पस है वो सर्व नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट इसे अपने हाथ में लेती है। लेकिन हम भारत में सुनने में आता है कि अगर कोई गवर्नमेंट कोई रिफॉर्म लेके आ रही है, वो बेशक माइनॉरिटी के हित के लिए ही हो, तो उस पर बहुत सारी जो है बातें और बहुत सारी पार्टी पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाती हैं। देखिए सब पॉलिटिकल वोट बैंक की खातिर है। आप देखिए जब शाहबानो बेगम का केस आया, उसमें एक दिशा दिखाई गई जहाँ पे कि अगर जो एक समाज है वो कैसे जो है आगे समय के साथ परिवर्तन ला सकता है, लेकिन उस पर भी कल पॉलिटिकल एजेंडास के तहत उस जो जजमेंट था उसको ही पलट दिया गया। सर शाहबानो केस आपने नाम लिया तो दर्शकों को नहीं समझ में आएगा, तो थोड़ा सा उसको एक ब्रीफ बता देते हैं कि शाहबानो जी का केस जो था वो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड था कि सर अगर आप बताएंगे। मेंटेनेंस पे अगर आप जाओगे तो मेंटेनेंस से भी रिलेटेड है। जैसे उसमें कई बार बोला जाता है कि मुस्लिम महिला को क्या जो है तलाक के बाद या उससे पहले मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, तो जो भारत के कानून हैं चाहे जो डिवोर्स रिलेटेड हैं, मेंटेनेंस से रिलेटेड है, उसमें दिया जाता है। लेकिन जब शाहबानो बेगम का ये जो राइट था इसे अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद जो है फिर सरकार जो है दबाव में आती है एक वर्ग के, और सरकार बोलती है कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने तो मेंटेनेंस देने का जो राइट है शाहबानो बेगम को उसको दिया, लेकिन इससे जो पूरा वर्ग है उसमें ये गुस्सा है कि हमारे जो पर्सनल लॉज हैं उसके साथ क्यों छेड़छाड़ करी जा रही है। फिर वहाँ की जो सरकार थी उस समय जो है राजीव गांधी लेड गवर्नमेंट, उसने इस निर्णय को पलट देती है। जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा इशू था ये। और अगर वो उस चीज़ को अगर जो है एक वर्ग ये मुस्लिम कम्युनिटी जो है अगर वोल हार्टेडली एक्सेप्ट करती जी, तो हम देखते कि जो है महिलाओं की जो स्थिति है समाज में वो बहुत सुधरती। अभी जो ट्रिपल तलाक पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया, उसमें भी बहुत बड़ा रोल आता है कि मतलब आप महिलाओं को कैसे ट्रीट कर रहे हो, है ना। लेकिन अगर आप भारत भूमि पे हो, भारत के संविधान के अंतर्गत जो है आप अपना जीवन यापन कर रहे हो, तो वहाँ पे राइट टू इक्वालिटी आता है और जेंडर के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अगर इसी प्रकार से हम देखें जैसे शाहबानो बेगम से वक्फ पे आते हैं, तो अगर जैसे जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट आ रही है वो मुख्यतः यही है कि जो समाज है जिसके लिए ये पूरे कानून बनाए गए, और कई बार जो समाज है जो इन कानूनों से परेशान है, उसके बीच में कहीं बैलेंस करते हुए ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। सर जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि वक्फ बोर्ड ने जैसे प्रयागराज में अभी कुंभ से पहले उन्होंने क्लेम किया कि कुंभ की ज़मीन भी वक्फ की है। प्रयागराज में सर मैं गया था कुंभ स्नान, तो वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक पार्क है जहाँ पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी, तो वक्फ बोर्ड ने उनकी पार्क को भी क्लेम किया कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ। यहाँ तक कि अंबानी जी के घर को भी उन्होंने क्लेम किया हुआ है। तो और एक आर्टिकल में पढ़ रहा था इसमें दिल्ली की 75% लैंड जो वक्फ बोर्ड बोलती है कि हमारी ज़मीन है, वो ऐसा क्लेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे गुरुजी ने बहुत मेहनत करके दिल्ली में 18 मंदिर हम लोगों ने बनाया, बहुत सारे सेंटर्स हम चला रहे हैं। कल को खुदा न खास्ता कल को कोई आके व्यक्ति कह देता है कि आपका ये जो ईस्ट ऑफ कैलाश का मंदिर है या द्वारका का मंदिर है, रोहिणी का मंदिर है, राजनगर एक्सटेंशन का मंदिर है, हम लोग बहुत मेहनत से वेब सिटी बना रहे हैं, वेब सिटी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो उस समय पर हमें क्या, हमारे पास एज ए कॉमन सिटीजन हमारे पास क्या लॉ, हम क्या कर सकते हैं? देखिए जो अभी कानून है जिसकी आप बात करते हो, एक तो अमेंडमेंट है जो आएगी, ये मैं इसका उत्तर दो तरह से दूंगा। एक तो वो जो अभी कानून है और एक जब वो अमेंडमेंट आती है तब आप क्या कर सकते हैं। अभी जो कानून है उसके अंतर्गत अगर वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी पे क्लेम करता है तो ये दायित्व आपके ऊपर आता है कि आप प्रूव करो ये प्रॉपर्टी आपकी है। आपको अपने कागज़ दिखाने पड़ेंगे, आपने जो पूरी चेन है जिस तरह से प्रॉपर्टी आपने एक्वायर करी वो आपको दिखाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी, मतलब मुझे ही प्रूव करना आपको ही प्रूव करनी पड़ेंगी। वक्फ बोर्ड को कोई प्रूव करनी हाँ, वक्फ बोर्ड को कोई प्रूव, ओनर्स आपके ऊपर आता है, ओनर्स लाई करता है जिसकी प्रॉपर्टी पे क्लेम किया गया है। माशाअल्लाह क्या कानून है। देखिए अब कानून है तो है, तभी प्रपोज्ड जो अमेंडमेंट है उसके लाने का प्रयास किया जा रहा है। और मुख्यतः ये है, देखिए एक वक्फ बाय यूज़र है ना, वक्फ बाय यूज़, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे अगर कोई संपत्ति को, किसी भी प्रॉपर्टी को मान लीजिए इस्लामिक किसी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और वो कितने भी सालों से किया जा रहा हो या कभी भी किया गया हो,
तो वक्फ बोर्ड उस पर क्लेम कर सकता है। फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा, इवन सरकारी ज़मीन पे भी। इसलिए हम देखते हैं सर कि स्टेशन के पास या रोडों के पास कई लोग मज़ार बना देते हैं। हाँ, उसे फिर वक्फ की तरह आप वक्त क्लेम की तरह कर यूज़ सकते कर हो। सकते हैं। इवन सर मैंने देखा था कि कुरुक्षेत्र में जहाँ भगवान ने भगवदगीता का नॉलेज दिया है, दैट इज ज्योतिषर में किसी ने मज़ार बनाई हुई थी। ये बहुत पुराना वीडियो है, 5 साल पुराना। तो मतलब ये जगह जगह मज़ार बनाना एक तरीका है ताकि हम इसको आगे वक्त बाय यूज़र घोषित कर सकें आगे जाके। देखिए, हो सकता है दिस कुड बी द मॉडस ऑपरेंडी, या ये हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सारी ही वक्फ बोर्ड इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व है। हो सकता है कुछ लोग हों, लेकिन अगर आप देखोगे जैसे जिस प्रकार से ये भी एक कानून में समस्या थी कि अगर कोई डिस्प्यूट चला जाता है, मान लीजिए वक्फ ट्राइब्यूनल कोई डिस्प्यूट चला जाता है, तो जब तक वो डिस्प्यूट पेंडिंग है उस प्रॉपर्टी पर हक वक्फ का रहेगा। लेकिन अब जो नया कानून है उसमें बदल दिया गया है, जो नया कानून प्रपोज किया गया है उसमें बोला गया है कि अगर सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो, जब तक वो डिस्प्यूट पेंडिंग है उस संपत्ति पर अधिकार सरकार का रहेगा। लिमिटेशन एक्ट की बात कही गई है नए कानून में कि जैसे मान लीजिए आप मंदिर की ही बात करते हैं, तो जब 12 साल से कोई क्लेम ही नहीं किया, 12 साल से संपत्ति आपके पास है, तो अगर नया कानून आता है तो वक्फ उस पर कैसे क्लेम कर सकता है? तो 12 साल के अंतर्गत उसे क्लेम करना पड़ेगा। अगर 12 साल पे आप किसी संपत्ति पे काबिज हो तो उस पर क्लेम ही नहीं किया जा सकता। पहले के कानून में ऐसा नहीं था, पहले में तो इसे इंडेफिनिट पीरियड के लिए वक्त कभी भी क्लेम कर सकता है। हमने देखा सर अकबर के समय के बने हुए जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर आज क्लेम किया जा रहा था कि ये अकबर के समय ही वक्फ बोर्ड को दिए जा चुके हैं। ऐसे ऐसे इश्यूज हैं जहाँ पे दिल्ली में वक्फ बोर्ड ने प्रॉपर्टी क्लेम करी है और वो डिस्प्यूट आज भी कोर्ट में पेंडिंग है, जहाँ पे सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। आपने जिक्र किया कि लगभग 75% भूमि पे क्लेम किया था, ऐसा हुआ है, तथ्य है ये। और यही सारी चीज़ों को देखते हुए जब हमें देखता है ना कि दैट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, जब इशू आता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार का दायित्व बनता है कि इंटरवीन करे। ये नहीं कि किसी एक वर्ग को दबाने के उद्देश्य से, यही कि उस कानून को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से, और उसका जो मूल उद्देश्य था कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को वो जो है बेनिफिट करेगा, वो भी अचीव होना चाहिए। जब वही नहीं अचीव हो रहा है, खुद मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही 10,000 केसेस फाइल कर रहे हैं वक्फ ट्राइब्यूनल के अंदर, तो ये दर्शाता है कि जो कम्युनिटी के लिए ये पूरी जो वक्फ का एक सिस्टम क्रिएट किया गया है, उसी को ही इससे रियायत नहीं मिल रही है, उसी को ही इससे फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इन शॉर्ट सर, सब लोग मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर की बात कर रहे हैं, बट इस कानून से सबसे ज़्यादा शोषण उन्हीं का हो रहा है जो सबसे ज़्यादा नीचे तबके के मुसलमान समाज के लोग हैं, और कहीं ना कहीं इसका लोग मिसयूज़ कर रहे हैं एक तरीके से अपना डोमिनेंस बनाने के लिए समाज। हाँ, बहुत जगह ऐसा किया जा रहा है। कई वक्त प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका सदुपयोग भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे अगर आप रिलाई करोगे तो मेजॉरिटी अगर आप केसेस देखोगे तो वहाँ पर मिसयूज़ ही हो रहा है। तब ही इतने कानून की आवश्यकता पड़ती है। एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनती है, वो आकलन करती है, वो अपनी रिपोर्ट फाइल करती है। अगर आप उस पर ही रिलाई नहीं करोगे और आप बोलोगे दीन इस्लाम पे खतरा है, तो आपका लॉजिकल बेसिस है क्या? है ना? फिर तो आप केवल एक वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को पढ़िए आपको पता चलेगा कि क्या वक्फ बोर्ड कर रहा है और कितना ये लोगों के जीवन में सुधार ला पा रहा है। वी होप कि इससे डिवोटीज़ को और सारे हमारे व्यूअर्स को बहुत फ़ायदा होगा। तो एक बार फिर से अनुज सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से सार्थकम चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, इसको शेयर करिए सभी व्यक्ति के साथ, ताकि सबको बेसिक लॉ के बारे में सबको अवेयरनेस पता चल सके। सर का इंस्टाग्राम आईडी हम इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आप जुड़ना चाहें तो सर से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा। शिक्षार्थकम्